मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे लैंड पोल्यूशन के बारे में कि लैंड पोल्यूशन क्या होती है और उसके जो कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं, वो भी आपको पढ़ाएंगे और जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं यानी कि असरात हैं वो भी आपको इसी लेक्चर के अंदर पढ़ाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती होगी। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की और ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती चली गई और मॉडर्न सिटीज़ डेवलप होती चली गई, वैसे वैसे माहौल के ऊपर मुख्तलिफ़ असरात पड़ते गए और उन्हीं असरात में से एक असर लैंड पोल्यूशन है जो आगे माहौल के ऊपर और दीगर असरात को लीड करता है। तो अगर सोइल की बात करें तो सोइल पोल्यूशन से पहले आपको सोइल का पता होना चाहिए, यानी लैंड पोल्यूशन से पहले आपको लैंड का पता होना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड्स पता होंगे कि एक जो मिट्टी होती है उसकी फ़िज़िकल कंडीशंस कैसी होती हैं, उसकी केमिकल कंडीशंस कैसी होती हैं, मतलब कि उसकी जो फ़िज़िकल हालत है वो कैसी होती है और उसके अंदर जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, जो उसकी केमिस्ट्री है वो कैसी है। तो आप अच्छे तरीके से पोल्यूशन को भी स्टडी कर सकेंगे, क्योंकि जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो पोल्यूशन पैदा करते हैं, वो उसी फ़िज़िकल और केमिकल कंडीशंस को चेंज करते हैं। तो पोल्यूटेंट वो शय होती है, कोई भी चीज़ है, थिंग है, जो किसी भी चीज़ के अंदर जब दाखिल होती है या उसके अंदर मिक्स होती है तो वहाँ पर बुरे असरात छोड़ती है और ये जो प्रोसेस है इसको पोल्यूशन कह देते हैं। तो अगर वो असरात पानी में छोड़े जाएँ तो वाटर पोल्यूशन हो जाता है, और अगर वो बुरे असरात ज़मीन में छोड़े जाएँ उस पोल्यूटेंट के द्वारा या उसकी तरफ से तो वो सॉइल पोल्यूशन होती है, और अगर वो बुरे असरात हवा में छोड़े जाएँ और वो हवा का हिस्सा बने तो उसको एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कह देते हैं। तो जो सॉइल है, हमारे पास मिट्टी है, उसको हम कह सकते हैं कि वो मिक्सचर है ऑर्गेनिक मैटर का, यानी कि जो उसके ऊपर वाली सरफेस होती है उसके ऊपर ज़्यादातर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जैसे घास वगैरह उगी हुई है, दरख्त उगे हुए हैं वगैरह वगैरह। और इसके अलावा उसके अंदर मिनरल्स हो सकते हैं, आयरन, एलुमिनियम, कॉपर, कैल्शियम वगैरह वगैरह, जिंक, मैग्नीशियम। और इसके अलावा उसके अंदर मुख्तलिफ गैसेज हो सकती हैं, यानी जैसे कि मिट्टी के अंदर आपको जो ऑक्सीजन गैस है वो मिल जाती है। इसके अलावा उसके अंदर मुख्तलिफ लिक्विड्स हो सकते हैं, जैसे कि जो पानी के मालिक्यूल हैं वो मिट्टी के अंदर जज़ब हुए हो सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, जैसे कि मिट्टी के कीड़े वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर क्या बनाते हैं, सोइल बनाते हैं। और जो साइंटिस्ट हैं वो भी यही बताते हैं कि जो एक सोइल होती है उसकी स्पेसिफ़िक फ़िज़िकल और केमिकल कंडीशंस होती हैं, और अगर उन फिज़िकल और केमिकल कंडीशंस को चेंज कर दिया जाए तो जो ज़मीन है उसके ऊपर कौन सा पौधा उग सकता है, कौन सी सब्ज़ी उग सकती है, वो तमाम की तमाम चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। यानी कि आपने मिट्टी की फ़िज़िकल और केमिकल कंडीशंस चेंज की तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी तब्दील हो जाती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो सॉइल है उसकी हमारे पास मुख्तलिफ़ लेयर्स होती हैं। जो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लेयर है वो ऑर्गेनिक मटेरियल की होती है। ऑर्गेनिक कहते हैं ज़िंदा। आप यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर सिंपली देख लें कि वो तमाम जानदार जो कि ज़िंदगी से रिलेटेड होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक मैटर कह देते हैं, जैसे घास, दरख्त, जानदार वगैरह, इंसान, जानवर, परिंदे, मछलियाँ, ये सारे क्या हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर हैं। और जो उसके नीचे वाली होती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल यानी मिनरल्स वगैरह उनका मिक्सचर होती है। और जो उसके नीचे होती है वो मिक्सचर होती है सैंड का, स्लिट का और क्ले का। याद रखिएगा, जो आपके पास साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। सैंड का साइज़ डिफरेंट होता है, स्लिट जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज़ डिफरेंट होता है, और जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ डिफरेंट होता है। और इन सब को हम कंबाइन सॉइल कह देते हैं। उसके अलावा फिर एक पेरेंट रॉक होती है जिससे ये मिलकर मिट्टी बनी है। और उसके नीचे आपके पास अनवेदर्ड पेरेंट रॉक आ जाती है, यानी कि वो सबसे अपनी अच्छी हालत के अंदर पेरेंट रॉक आ जाती है। पेरेंट रॉक का मतलब ये है जिससे ये मिट्टी मिलकर बनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सॉइल है उसकी मुख्तलिफ़ लेयर्स होती हैं।
इसके अलावा जो सोइल है उसके अंदर कार्बन स्टोरेज हो सकती है, उसके अंदर वाटर स्टोरेज हो सकती है, उसके अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो सकती है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है। इसी पानी की वजह से, इन्हीं मिनरल्स की वजह से, इन्हीं ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से और मुख्तलिफ जो आपके पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल है उसकी वजह से, जो मैटर है उसकी वजह से ये जो सोइल होती है वो प्रोडक्टिव होती है। आप यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और इसके अलावा जो सोइल होती है वो आयन एक्सचेंज भी करती है, जैसे कि सोइल के अंदर कैल्शियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, उसके अंदर फिर ये कैल्शियम हो सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पोटाशियम लिखा गया है, फिर हाइड्रोजन लिखा गया है, और इसके अलावा एलुमिनियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ जो मिनरल्स होते हैं आयोनिक फार्म के अंदर, मतलब कि आयोनिक फार्म का मतलब यह है कि उनके ऊपर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर कोई भी आपके पास एटम है, मॉलिक्यूल है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम आयन कह देते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं इनके ऊपर जो चार्जेस हैं, ये जो आयोनिक फॉर्म के अंदर हैं, ये आयन एक्सचेंज फिनोमेना के तहत इनको जो पौधे वगैरह हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी मुख्तलिफ मकासद के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया है सोइल क्या होती है। अब आपको पोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि ये जो फिज़िकल केमिकल कंडीशन है ये चेंज होंगी तो उससे वो पोल्यूशन का जो फिनोमेना है वो पैदा हो जाएगा। तो मैं आपको पोल्यूशन के बारे में बता चुका हूँ। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ऐड होते हैं और उन पोल्यूटेंट्स के ऐड होने की वजह से जो शय की फ़िज़िकल और केमिकल कंडीशंस तब्दील हो जाती हैं, और फ़िज़िकल और केमिकल कंडीशन तब्दील होने की वजह से जब वो कोई जानदार के इंटरेक्ट में आती हैं तो उसके ऊपर वो बुरे असरात छोड़ती हैं। और इस पोल्यूशन में आपके पास एयर पोल्यूशन है, वाटर है, सोइल है, लाइट है, वगैरह वगैरह। तो जो आपके पास लैंड पोल्यूशन है जिसको सोइल पोल्यूशन भी कह देते हैं, ये इसकी जो वजूहात हैं वो कचरा हो सकता है, इसके अलावा वो मुख्तलिफ कंपोस्ट वगैरह हो सकते हैं और अदर हो सकते हैं टॉक्सिन्स वगैरह जो कि जहरीले मादे होते हैं जो कि छोड़े जाते हैं, डंप किए जाते हैं लैंड में। और अगर हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपके पास ऑयल्स वगैरह हो सकते हैं, सीवेज हो सकता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। घरेलू कूड़ा किरकट वगैरह हो सकता है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले मादे हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक को डिवाइड करें, नेचुरल मतलब के कुदरती तौर पर और एंथ्रोपोजेनिक मतलब के जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं, तो नेचुरल में आपके पास फ्लड हो सकता है, आपके पास वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, आपके पास अर्थक्वेक हो सकता है, आपके पास ज़मीन का कटाव हो सकता है। और जो एंथ्रोपोजेनिक है उसके अंदर आपके पास इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, आपके पास हाउस होल्ड वेस्ट हो सकता है और आपके पास जो कमर्शियल यूज़ हैं वो हो सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलने वाला जो गंदबला है, जो वेस्ट मटेरियल है वो हो सकता है। इसके अलावा अस्पतालों से निकलने वाला जो मटेरियल है, जो सिरिंजेस हैं, जो पट्टियाँ हैं, जो टेप हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जरासीम है वो हो सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम लैंड पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हाउस होल्ड आपके पास जो प्रोड्यूसेस हैं वो टन्स में होते हैं। इसके अलावा आपके पास गार्बेज में एलुमिनियम हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, पेपर हो सकता है, मुख्तलिफ़ क्लॉथेस हो सकते हैं, वुड हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं। और ये जो आपके पास पोल्यूशन जनरेट हो रही है इसमें बात यह है कि या तो ये इनको रिसाइकिल किया जा सकता है, ये रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। ऐसी अशियाँ जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है वो पोल्यूशन में कम कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन ऐसी अशिया जैसे कि प्लास्टिक बैग्स हैं जिनकी जो लाइफ होती है कई लाख साल तक होती है, वो और अगर उनको रिसाइकिल किया जा सकता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वो इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल पैदा करते हैं। तो इसके अलावा जो सोइल कंटेमिनेशन है या जिसे सोइल पोल्यूशन भी कह देते हैं और जिसे लैंड पोल्यूशन भी कह देते हैं, वो पार्ट है लैंड के डिग्रेडेशन होने का। यानी कि डिग्रेड का मतलब ये है कि उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी सलाहियत है, जो उसकी असल है जैसे वो नेचर में पाई जाती है उसमें चेंज आ जाना, उसको डिग्रेडेशन कह देते हैं। मिसाल के तौर पर एक ज़मीन है जहाँ पर फल पौधे वगैरह उग सकते हैं, अब नहीं उग सकते क्योंकि लैंड पोल्यूशन है। और
ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकती है। याद रखिएगा कि बेसिक जो होते हैं वो दो होते हैं, एक नेचुरल होते हैं, एक एंथ्रोपोजेनिक होते हैं। तो सोइल और लैंड पोल्यूशन के अंदर सोइल एरोजन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 22% है। सोइल एरोजन का मतलब यह है कि जो ज़मीन की ऊपर वाली ज़रखेज़ लेयर होती है जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर मौजूद होता है, वो उस पट्टी का ज़ाया हो जाना, इसको सोइल एरोजन कहते हैं। तो ज़मीन का कटाव, सैलाब वगैरह ये काम करते हैं। उसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक डिकम्पोजिशन है वो 11% है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर केमिकल्स हैं जो ज़मीन की केमिस्ट्री को चेंज कर रहे हैं वो 7% है। और जो अर्बनाइजेशन है, जो शहर आबाद किए जा रहे हैं ज़रखेज़ ज़मीनों के ऊपर, वो 7% है। इसके अलावा शहरों से जो पैदा होने वाला कूड़ा करकट है वो भी इसके अंदर आ जाता है, और इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी। तो और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं वो 3% कंट्रीब्यूट करती हैं, क्योंकि जब माइनिंग की जाती है तो जो बहुत सारी मिट्टी होती है उसको ज़रखेज़ मिट्टी के ऊपर फेंका जाता है। और अगर मिट्टी ज़रखेज़ नहीं है तो फिर एक अलग बात है। अगर आसपास की मिट्टी ज़रखेज़ और वहाँ पर मिट्टी फेंकी जा रही है तो ज़ाहिर सी बात है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए काबिल नहीं रहेगी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ वेस्ट डिस्पोज़ल है वो 50% कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें घरों का भी हो सकता है, फैक्ट्रियों का हो सकता है, अस्पतालों का हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा सेक्टर कितने कितने % कंट्रीब्यूट करता है। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास जो ज़राए हैं वो ये हैं कि जो लैंड फिल किया जाता है वो आपके पास 36% किया जाता है। यानी कि जो आपके पास सारा गार्बेज वगैरह और सारा जो मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसमें से 36% लैंड फिल कर दिए जाते हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है और उस गड्ढे के अंदर भर दिया जाता है। और 33% ओपन डंप होता है, यानी कि एक बाहर दूर मैदान देख लिया जाता है और उसके अंदर कचरा वगैरह फेंक दिया जाता है। उसके अलावा फिर जो इंसिनरेशन है वो 11% है, और आपके पास जो रिसाइकलिंग है वो सिर्फ 13% होता है। अगर हमने किसी तरीके से इस रिसाइकलिंग के प्रोसेस को नियर टू 50% या अबव 50% कर दिया तो हम बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को साफ़ करने के काबिल हो जाएंगे। और बाकी जो आपके पास कंपोस्टिंग है वो 5% है, और जो अदर तरीके से इसको वेस्ट को डंप किया जाता है या यूज़ किया जाता है वो सिर्फ 1% है। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके इस डेटा को नोट कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन की बात की जाए तो जो एप्लीकेशंस हैं पेस्टिसाइड्स की और आपके पास हर्बिसाइड्स की, फर्टिलाइज़र्स के अंदर अगर उनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो ज़मीन की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, और उस केमिस्ट्री चेंज होने की वजह से वहाँ पर अगली दफ़ा खेती बाड़ी में मुश्किलात पेश आती हैं। और अगर वो जो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स वगैरह पानी के साथ इंटरेक्ट करके ज़मीन के नीचे चले जाते हैं तो वो ना सिर्फ सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करते हैं बल्कि अब वो वाटर पोल्यूशन के अंदर भी कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट है उसकी जो लीचिंग है उसका मिक्स हो जाना सॉइल के साथ, ये बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से भी ज़मीन की फ़िज़िकल एंड केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है। और इसके अलावा जो स्टोरेज टैंक की अगर जो ब्रेकेज है वो हो जाए, मिसाल के तौर पर आपने एक टैंक बनाया जहाँ पर आप अपने वेस्ट वगैरह को भरते हैं और वो मिक्स हो जाए आसपास की ज़मीन के साथ जहाँ पर उसको मिक्स नहीं होना चाहिए था, तो वो भी सॉइल पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और फिर आपके पास लीकेज ऑफ लैंड फील्ड्स हैं, और इसके अलावा आपके पास जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसका ज़मीन में शामिल हो जाना, ये भी जो पानी की केमिस्ट्री है वो तो चेंज हो ही चुकी है, अब वो मिट्टी की भी केमिस्ट्री को और फिज़िकल कंडीशंस को चेंज करेगा। तो ये आपके पास कुछ रीज़न्स हैं, आप यहाँ पर इन सोर्सेज को नोट कर सकते हैं जो कि सॉइल पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसमें एंथ्रोपोजेनिक भी हैं और नेचुरल भी हैं। नहीं, यहाँ पर सिर्फ एंथ्रोपोजेनिक दिखाए गए हैं। आप नेचुरल लिख सकते हैं, जैसे कि ज़मीन का कटाव है, जैसे कि अर्थक्वेक है, जैसे कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हैं, ये भी सॉइल पोल्यूशन में और जो लैंड पोल्यूशन है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा जो पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं वो लैंड पोल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई अनारी किसान है और उसको खेती बाड़ी नहीं आती तो क्या होता है, वो गलत तरीके से ज़मीन को एग्रीकल्चर प्रोसेस में लेकर आता है और उससे भी जो ज़रख़ीज़ ज़मीन है उसका नुकसान होता है। और जो इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी बहुत बड़ा मसला है। फिर जो अनसेफ स्टोरेज है बहुत ही जहरीले मादों की, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। इसके अलावा जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसका ज़मीन में मिक्स हो जाना और उससे उसकी फ़िज़िकल केमिकल कंडीशन चेंज हो जाना, और फिर वो ज़मीन खेती बाड़ी की किसी भी
अच्छे काम के लिए अवेलेबल नहीं रहती अगर एक दफ़ा उसके साथ ये हो जाए। और उसके अलावा जो अनकंट्रोल डंपिंग है और जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं और जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो हाउस होल्ड हैं, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके इनको भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिर और मुख्तलिफ़ काजेज़ दिखाए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो ज़मीन के अंदर मिक्स हो जाएँ तो ज़मीन की फ़िज़िकल केमिकल कंडीशन को चेंज कर देंगी। फिर अगर मुख्तलिफ़ स्लैग और स्लजीज़ वगैरह अगर उसके अंदर ऐड हो जाएँ, जो उसकी फ़िज़िकल और केमिकल केमिस्ट्री को चेंज करेंगी, फ़िज़िकल हालात को तब्दील करेंगी, केमिस्ट्री को तब्दील करेंगी, ये भी सोर्स है पोल्यूशन का। इसके अलावा ऑयल एक्सट्रैक्शन वगैरह का प्रोसेस है, ऑयल स्पिल्स है और अदर जो पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं वो हैं। आप इन सोर्सेज़ को भी नोट कर सकते हैं जो कि पेट्रोलियम है। और इसके अलावा जो एग्जॉस्ट एमिशंस हैं जो हवा में जाते हैं और हवा में जाने के बाद माहौल को एटमॉस्फेयर को ख़राब करते हैं और फिर एसिड रेन के साथ ज़मीन का हिस्सा बनते हैं। तो ये जो एग्जॉस्ट हैं एमिशन ऑटोमोबाइल्स के, तो ये भी इस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये मैंने आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स किस तरह से जो सॉइल पोल्यूशन है उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके इसको भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हैवी मेटल्स हैं अगर वो हिस्सा बन जाएं तो बहुत ही ख़तरनाक होता है। मिसाल के तौर पर हैवी मेटल है जैसे मरकरी है या कोई दूसरा हैवी मेटल है जो कि ज़मीन का हिस्सा बन गया, वहाँ खेती बाड़ी की गई, वो खुराक में चला गया, वो फूड चेन का हिस्सा बन गया, उसको इंसानों ने खाया। अब जब वो इंसानों के जिस्म में जाएंगे तो एलर्जी प्रोड्यूस करेंगे, स्किन इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेंगे, स्किन रिएक्ट करेगी। और अगर वॉमिट होती है और वो खाना बाहर निकल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। वरना जो हैवी मैटर है वो कैंसर करवा सकते हैं, वो जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसका बच्चा ज़ाया करवा सकते हैं, और जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं वो करवा सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम डैमेज कर सकते हैं। तो अगर ये हैवी मेटल्स इस तरह ज़मीन का हिस्सा बन जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जो इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास सॉइल पोल्यूशन के, वो यही है कि एक तो मिट्टी का नुकसान होता है, दूसरा जो फूड चेन ख़राब होगी, बायोडाइवर्सिटी ख़राब होगी, और उससे जो इम्पैक्ट होगा क्लाइमेट के ऊपर वो एक अलहदा होगा, क्योंकि जो क्लाइमेट पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, पृथ्वी है, दुनिया है, वो नेचुरल साइकिल्स के ऊपर चल रहा है। और जब वो नेचुरल साइकिल्स तब्दील होंगे तो ऑटोमेटिकली क्लाइमेट पैटर्न तब्दील हो जाएगा। और इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो तो आपको पता ही है कि जो खूबसूरत सरसब्ज़ ज़मीन है वो किस तरीके से गंदगी के पहाड़ दिखने लगेगा। और जो इंसानी सेहत के ऊपर असरात हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक हैं। इसमें आपको नौज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती हैं। तो ये सारी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स हैं। और ये एयर पोल्यूशन का भी वजह बन सकती है कि ज़ाहिर सी बात है गंदी मिट्टी है, हवा चलेगी, जो पार्टिकल्स हैं वो हवा का हिस्सा बनेगा और इससे एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी होगी। और ये जो टूरिज़म है उसको इससे बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी और जो वाइल्ड लाइफ है उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। यहाँ पर आपको और मुख्तलिफ़ असरात दिखाए गए हैं, जैसे कि सॉइल कंटेमिनेशन हो सकती है, और जो नेशनल सिक्योरिटी है वो एनर्जी की सस्टेनेबिलिटी की उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, फूड प्रोडक्शन और फूड सिक्योरिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और जो आपके पास सॉल्ट वाटर के असरात हैं वो देखने को मिल सकते हैं, और जो आपके पास कहत हैं और जंगलात में आग है वो देखने को मिल सकती है। और ये वो मॉडर्न चैलेंजेस हैं जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मिट्टी के ऊपर नज़र आ रहे हैं। वाटर क्वालिटी और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, कार्बन स्टोरेज वगैरह के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और आपके पास फ्लडिंग देखने को मिल सकती है, और मुख्तलिफ आपको जो नेचुरल साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हुए महसूस हो सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट करता है सॉइल को, और जब ये सॉइल तबाह होगी तो फिर ये फर्दर कंट्रीब्यूट करेगी क्लाइमेट चेंज को। तो इस तरह ये एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं।
ये आज का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। आपको पता चला होगा कि सोइल क्या होती है और उसकी फ़िज़िकल कंडीशन कुछ होती हैं, कुछ केमिकल होती हैं और फिर पोल्यूटेंट्स वगैरह होते हैं जो उनके ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डालते हैं। उसके कुछ कॉजेज़ होते हैं, वो भी हमने स्टडी किए। उसके इम्पैक्ट्स होते हैं, वो भी हमने स्टडी किए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। आप हमें फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोज़ देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।